हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन इन दिस स्पेशल एपिसोड। क्योंकि 18 साल से ज़्यादा का डेडलॉक टूट चुका है और इंडिया यूरोपियन यूनियन टॉक्स यहाँ सक्सेसफुल रहे विद अ सिग्निफिकेंट रिमार्क कि हमने यहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है सक्सेसफुली विद द यूरोपियन यूनियन। ओके, उसी सिलसिले में आज की ये वीडियो रहेगी क्योंकि हम 2007 से 2007 से कहीं ना कहीं ये प्रयास में लगे हुए थे कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील यूरोपियन यूनियन के साथ हम कर सकें और वो फाइनली कल 27 ऑफ जनवरी 2026 को हैदराबाद हाउस में वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो गई है। तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम यहाँ आज देखने वाले हैं। उससे पहले प्लीज आप इस लेक्चर को एक नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह ना देखें। दिस इज द फर्स्ट डिस्क्लेमर दैट आई एम गिविंग टू यू। ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज, वेब सीरीज नहीं है जो आपने लगाई और फोन को ऐसे रख के देख रहे हैं। नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। नोटबुक पेन लेकर बैठिए और यहाँ पर जो जो डील्स के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। वट एवर आई एम राइटिंग ओवर हियर यू हैव टू नोट डाउन इट इन योर नोटबुक एज वेल। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील्स क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा ये व्यापारिक समझौता मुमकिन हो पाया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या खास बात है इस पूरे एग्रीमेंट की। ठीक है, यहां पर माइलस्टोन इन इंडिया ईयू रिलेशंस। माइलस्टोन इन इंडिया ईयू रिलेशंस। भारत और यूरोपियन संघ, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में ये जो हमारे रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन हमने हासिल किया है यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुफ्त व्यापार समझौता, मुफ्त व्यापार समझौता यहां पे साइन किया गया है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मुफ्त व्यापार समझौता? अगर हम इस चीज की बात करें, वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम यहां यूरोपियन यूनियन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन जो है पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली, हम बात कर रहे हैं विश्व स्तरीय लेवल पर। और इंडिया, भारत जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और भारत, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और यूरोपियन यूनियन सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये दो दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज हैं ग्लोबल लेवल की, उनके बीच का ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है यहां पर। ठीक है, ये साइन हुआ है, इसकी अगर आप बेसिक डिटेल्स में जाएंगे तो दिस हैज बीन साइंड। सबसे पहली चीज, 16th ईयू इंडिया समिट, 16वीं ईयू इंडिया समिट के चलते ये फैसला लिया गया है। 16th इंडिया ईयू समिट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं यहां पे पूछा जा सकता है कौन से नंबर की ये ईयू इंडिया समिट थी जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इट इज द 16th नंबर ईयू इंडिया समिट। ठीक है, ये हैदराबाद हाउस में हुई थी। हैदराबाद हाउस में साइन अप की गई है, इसे फाइनलाइज किया गया है। ठीक है, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट।
मुफ्त व्यापार समझौता जो है यहाँ पर साझा किया गया है दोनों देशों के बीच। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट दिख रहे हैं, एंटोनियो कोस्टा जी। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जी ने यहाँ कल अब इस कॉन्फ्रेंस में ये भी साझा किया कि इनके पास इंडियन ओवरसीज सिटीजन का कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनकी रूट्स जो हैं वो गोवा में हैं। ठीक है, इनके फोर फादर्स गोवा से गए थे, यूरोप जाकर सेटल हुए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब कॉन्फ्रेंस, व्हेन आई वाज वाचिंग दी कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंटोनियो कोस्टा जी और उर्सुला ठीक है, जो यूरोपियन काउंसिल की, यूरोपियन संघ की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेyen, उन्होंने भी यहाँ पर अपने कुछ पर्सनल मैसेजेस जो हैं लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कहा, इनके शब्द थे कि इंडिया जब कुछ करता है, व्हेन इंडिया डू समथिंग, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर पड़ता है और इंडिया की ग्रोथ मतलब दुनिया की ग्रोथ होती है। इस तरह से उन्होंने पूरे कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर संबोधित किया था। तो ये हैदराबाद हाउस में ये कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पर ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो दोनों देशों के बीच में साइन हो गया है सक्सेसफुली। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों देशों को अगर हम मिलाएं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों की बात करें, तो दोनों देशों को मिलाकर यहां पर लगभग 2 बिलियन लोगों के बीच का ये समझौता हुआ है। टोटल पॉपुलेशन जो है 2 बिलियन पीपल के बीच ये समझौता हुआ है। यहां पे इट इज कनेक्टिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज 2 बिलियन लोगों के बीच में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट करी गई है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात यहां पर करी गई है। लगभग 2 मिलियन लोगों के बीच का यह संबंध यहां पर प्रगाढ़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, दोनों देश जो हैं मिलकर 25% ग्लोबल जीडीपी होल्ड करते हैं। 25% तक की ग्लोबल जीडीपी जो है वो यूरोपियन यूनियन और इंडिया होल्ड करता है। ठीक है, तो 25% जो जीडीपी है ग्लोबल लेवल की, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। तीसरी बात करें तो दोनों देश मिलकर 1/3 ग्लोबल ट्रेड को यहां पर होल्ड करते हैं। ग्लोबल ट्रेड, पूरी दुनिया का जो वैश्विक व्यापार होता है, उसका 1/3 जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन होल्ड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 2 बिलियन पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात यहां पर करी गई है। 25% ग्लोबल जीडीपी होल्ड करते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन। 1/3 ग्लोबल ट्रेड जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है यहां पर अपने साथ रखते हैं। इसके बाद हम यहां पर बात करें, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं। तो यहां पर जो मुख्य एस्पेक्ट्स की बात हुई है, ठीक है, जिन एस्पेक्ट्स की बात यहां पर इस डील में की गई है, उस एस्पेक्ट्स की बात करें, सबसे पहले यहां पर गुड्स की बात करी गई है। ठीक है, गुड्स जो ट्रेड डील हुई है हमारी गुड्स को लेकर हुई है। उसके बाद सर्विसेज, ठीक है, जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं, वस्तु सेवा, ठीक है, गुड्स सर्विसेज। इसके बाद इन्वेस्टमेंट को लेकर यहां पर बहुत बड़ा बात करी गई है, जिसे हम निवेश कहते हैं। निवेश, ठीक है, निवेश जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात यहां पर करी गई है। इस पूरे टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट रहा निवेश का पर्सपेक्टिव। स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस की यहां पर बात करी गई है। स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यूरोपियन यूनियन जो है स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के मामले में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। वो अपने जो रेगुलेशंस हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को लेकर भी बात करी गई है। इसके बाद हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की यहां पर बात करी गई है। ठीक है, आईपीआर जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर यहां पर समझौता हुआ है। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहा। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट
क्लॉजेस, जैसा कि हम सब देख रहे थे, इतने दिनों से ये चीज पढ़ रहे थे किस तरह से यूएसए जो है उसने यूएनएफ ट्रिपल सी से एग्जिट ले लिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से एग्जिट ले लिया, ठीक है। तो यहां पर जो ग्लोबल फंडिंग की बात थी ग्लोबल साउथ के लिए, वो कहीं ना कहीं एक अड़चन बना हुआ था कि अब ये क्लाइमेट पर कैसे बात होगी। तो उसका हम एक ऑल्टरनेटिव देख रहे थे कि ब्रिक्स में हम इस चीज को बात कर सकते हैं। तो ब्रिक्स से पहले एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पे सामने आ गया है। इंडिया ईयू समिट में हमने यहां पर क्लाइमेट क्लॉजेस को भी यहां पर इंक्लूड कर लिया है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन रहा पूरे समिट का, वो सप्लाई चेन कोऑपरेशन को लेकर रहा, ठीक है। सप्लाई चेन कोऑपरेशन, किस तरह से सामान बनने वाली फैक्ट्री से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर आपकी टेबल तक रहेगा, वो पूरा कोऑपरेशन दोनों देश आपस में मिलकर करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, प्लीज आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। मेंस के आंसर राइटिंग में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिन पर पूरी इंडिया ईयू समिट रही, पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन एस्पेक्ट्स में यहां पर साइन किया गया है, ठीक है। अब हम आगे चलें तो ये 18 इयर्स का जो डेडलॉक था वो टूट गया है। 2007 से हम यहां प्रयास कर रहे हैं कि ये एफटीए साइन हो जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पर 18 प्लस इयर्स का जो ये डेडलॉक है ये ब्रेक हो गया यहां पर, और फाइनली हम सक्सेसफुली नेगोशिएशंस कर पाए, ठीक है। इसके बाद नेगोशिएशंस हुए हैं वो हमारे पोस्ट कोविड एरा में भी शुरू हुए, यूक्रेन रशिया वॉर को देखते हुए, यूक्रेन रशिया वॉर। और फाइनली जब यूएसए का जो टैरिफ रिजीम है, यूएसए ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, उसके बाद ये डील जो है वो सामने आ गई। बेसिकली हुआ क्या, अगर आप इस चीज को समझें, यहां पर यूरोपियन यूनियन था जो यूएसए से डील कर रहा था, ठीक है। इंडिया था जो यूएसए से डील कर रहा था। अब यहां पर दिक्कत क्या थी, ये बायलैटरल ट्रेड्स इन चारों के बीच में चल रहे थे, इन तीनों के बीच में चल रहे थे। अब यहां पर हो ये रहा था 2007 से इंडिया और ईयू आपस में व्यापार समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन यूएसए कहीं ना कहीं बीच में रुकावट बना हुआ था। यूरोपियन यूनियन का जो व्यापार है वो यूएसए के साथ अच्छा चल रहा था, इंडिया का व्यापार भी यूएसए के साथ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, यूएसए ने यहां पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाए, इंडिया पर टैरिफ लगाए, साथ ही चाइना रशिया बहुत सारा सैंक्शंस टैरिफ्स लगाने का गेम खेला। तो दोनों देशों ने सोचा लेट्स डू मेक दिस कंट्री आउट, ठीक है, और हम आपस में एक ट्रेड डील साइन करते हैं। और यहां पर हमने सक्सेसफुली इस डील को यहां साइन कर लिया है। एस्पेक्ट्स हमने देखी, किन किन प्रमुख एस्पेक्ट्स पे यहां पर डील साइन हुई है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें मैसिव स्केल जो टैरिफ एलिमिनेशन हुआ है, मैसिव स्केल टैरिफ एलिमिनेशन, ठीक है। दो देशों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्यापार जो हो वो टैरिफ फ्री हो, ठीक है। उस पर किसी तरह की कस्टम ड्यूटी जो है वो कम से कम लगे, ताकि आपके एक्सपोर्ट जो हैं एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए यहां पर टैरिफ को एलिमिनेट करने की बात करी गई है। यहां पर मैसिव स्केल का टैरिफ एलिमिनेशन कहा गया है। यहां पे बहुत बड़े अमाउंट में टैरिफ को एलिमिनेट किया जाएगा। जहां पर कभी कार पर आज के डेट में 110 से लेकर 120 तक का टैरिफ लगता था, उसे घटाकर 10% तक का टैरिफ यहां पर लगेगा, और वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज यहां पर बात करी गई है। इसमें दो मेन एस्पेक्ट्स यहां पर रखे गए हैं। 90% ऑफ टैरिफ लाइंस टू बी रिड्यूस्ड, ऑफ टैरिफ लाइंस टू बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर जो टैरिफ है उसे बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर टैरिफ को घटाकर बहुत कम कर दिया गया है। 90% तक टैरिफ जो है हमारे यहां या तो कम किया गया है या उसे कंप्लीटली हटा दिया गया है। ये सबसे बड़ी
यहां पर हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुआ, सबसे बड़ा सक्सेस यहां पर हमें मिला है। और ये फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, फेज्ड मैनर में, फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, फेज्ड इंप्लीमेंटेशन होगा। लगभग 5 से 10 साल तक का समय लगेगा इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होने के लिए। अब होगा क्या, ये ट्रेड डील तो साइन हो गई, ठीक है। अब ये ट्रेड डील जब साइन हुई है, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहां पर साइन किया है, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहां साइन किया है। अब होगा क्या, ये ट्रेड डील पहले इंडिया को अपनी पार्लियामेंट से रेटिफाई करानी पड़ेगी, पार्लियामेंट इसे रेटिफाई करेगी, यूरोपियन यूनियन जो है अपने जो पार्लियामेंट है जो, ठीक है, वहां से इसे रेटिफाई कराएगा। जब ये दोनों रेटिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे तब जाकर ये एफटीए इंप्लीमेंट होगा। तो अभी इस चीज में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, और ग्रेजुअल फेज में धीरे धीरे करके ये पूरा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं यहां पर अपना रूप लेगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे पहला सेक्टर जिसकी हम बात करें यहां पर, वो एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस की बात करी गई है। एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस, ये पहला सेक्टर रहा जिसमें दोनों देशों ने अपने एग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है। यहां पर जीरो टैरिफ की बात करी गई है कि इस सेक्टर में हम जीरो टैरिफ लगाएंगे, कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा यहां पर एयरक्राफ्ट की खरीद परचेज में। एयरक्राफ्ट खरीदेंगे हम, ठीक है, या एयरक्राफ्ट बेचेंगे, एयरक्राफ्ट के इंजन्स में यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजन्स, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट, इनमें जीरो टैरिफ लगेगा। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, एयर स्पेस से रिलेटेड, ये चार चीजें जो हैं, एयरक्राफ्ट आप यहां भारत, यूरोप अपने बीच में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे वहां पर एयरक्राफ्ट में कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। एयरक्राफ्ट के इंजन, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस इक्विपमेंट में किसी भी प्रकार का कोई टैरिफ यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इफेक्ट्स की अगर हम बात करें क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले लोअर्स एविएशन कॉस्ट, टिकट प्राइसेस कम हो जाएंगी, उड़े देश का आम नागरिक, ऐसी स्कीम्स हम सक्सेसफुली और ज्यादा इफेक्टिवली लॉन्च कर पाएंगे, ठीक है। आम आदमी अब सच सच में उड़ सकता है। हेल्प इंडियन एमआरओ, इंडियन एमआरओ ये टर्म है, ठीक है। ये एमआरओ नाम का ये जो टर्म है इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सेक्टर, ठीक है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल, इससे रिलेटेड यहां पर हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, मेंटेनेंस में कम कॉस्ट लगेगा, रिपेयर यहां पर हमें यूरोपियन देश का यहां पर साथ मिलेगा। एनकरेजेस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एनकरेजेस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, भारत में एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग यहां पर कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया नाम, मेक इन इंडिया स्कीम को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारत में हम आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा विजन है वो सक्सेसफुल कर पाएंगे जब हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट बनेंगे, भारत में एयरक्राफ्ट बनने का यहाँ पर सिलसिला जो है वो बढ़ जाएगा। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन लिमिटेड सप्लायर्स, ठीक है, रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन लिमिटेड सप्लायर्स, अभी तक जो हमारे सप्लायर्स थे बहुत कम थे, अब उनसे डिपेंडेंसी हट जाएगी। अब हमारे पास 27 देश हैं जिनसे हम ये डील कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रभाव पड़ेंगे, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। पहला सेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहां पर एल्कोहल, ठीक है,
एल्कोहल की यहाँ पर बात करी गई है। ये इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। करेंटली अगर हम बात करें, जो करेंटली यहाँ पर टैरिफ लग रहा है वाइन और स्पिरिट्स पर, वाइन एंड स्पिरिट्स वगैरह, ये जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वाइन हो गया, स्पिरिट हो गया, यहां पर अभी तक 150% तक का टैरिफ लगता था। ठीक है, अप टू 150% ऑफ टैरिफ, यहां पर 150% तक का टैरिफ जो है वो लगाया जाता था। और साथ ही में बियर पर लगभग 100% तक का टैरिफ यहां पर लगाया जाता था। वाइन और स्पिरिट में 150% तक का, बियर में 100% तक का टैरिफ यहां पर अभी तक लग रहा था। लेकिन अब एफटीए की अगर हम बात करें, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, मुफ्त व्यापारिक समझौता, यहां पर वाइन पर अब जो टैरिफ है इसे घटाकर कर दिया गया है 20 से 30%। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा रिड्यूस किया है यहां पर। स्पिरिट्स को हमने 40% तक रखा है, स्पिरिट्स पर टैरिफ लगेगा 40% तक, बहुत बड़ा। जहां 150 गुना टैरिफ लगता था, 150% टैरिफ लगता था, वहां पे 30 से 40% तक का टैरिफ बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। बियर की अगर हम बात करें, बियर में यहां पर 50% तक का टैरिफ लगेगा। ठीक है, बियर में जहां 100% टैरिफ लग रहा था, वहां पर 50%, 50% टैरिफ कर दिया गया है अंडर एफटीए। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखेंगे आप लोग, कोटा बेस्ड टैरिफ कट्स लगाए गए हैं यहां पे, कोटा बेस्ड टैरिफ कट्स। ये जो टैरिफ कम किए गए हैं ना, ये कोटा बेस्ड है। कोटा बेस्ड मतलब हमने टैरिफ कम किए, टैरिफ यहां पे बहुत कम किए, 150 से 30%, 40%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में इंपोर्ट कर सकते हैं। डज नॉट इक्वल टू अनलिमिटेड इंपोर्ट्स। अनलिमिटेड इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट नहीं होंगे, यहां पर कोटा बेस्ड होगा। एक कैप लगा दी जाएगी, इतना % ट्रेड ही हम कर सकते हैं, तभी ये टैरिफ मान्य होगा। कोटा बेस्ड टैरिफ कट्स लगाए होंगे, अनलिमिटेड इंपोर्ट्स यहां पर नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कोटा बेस्ड टैरिफ लगाएंगे, कंडीशन है यहां पर। इसका मतलब ये नहीं, यहां पर अगर आप देखेंगे वाइन पे 20 से 30% लग रहा है, स्पिरिट पे 40% लग रहा है, बियर पे 50% लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी चाहे वाइन और बियर हम इंपोर्ट कर सकते हैं। नो, कोटा बेस्ड रहेगा। एक कैप रहेगी कि इतने अमाउंट में हम बियर इंपोर्ट कर सकते हैं, इतने अमाउंट में बियर इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ वो अमाउंट के भीतर रहेगा, तभी एक टैरिफ लगेंगे। अगर उस अमाउंट से ज्यादा हम व्यापार कर लेते हैं, तो जो नॉर्मल टैरिफ लग रहा है अभी तक, वही टैरिफ लागू होगा। ठीक है, एक कैप, कोटा बेस्ड टैरिफ कट्स, ये टर्म जो है आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, क्यों ये किया गया है यहां पर? एल्कोहल जो है ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी है फ्रांस, इटली और स्पेन की। पॉलिटिकल प्रायोरिटी ऑफ फ्रांस, स्पेन एंड इटली। ठीक है, ये 3 देश जो हैं, इनकी पॉलिटिकल प्रायोरिटी पर अल्कोहल रहा। इसके चलते यहां पर जो हमारा टैरिफ है वो यहां किया गया। ठीक है, ये 3 देश एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रांस, स्पेन, इटली, अच्छी मात्रा में बियर, वाइन, स्पिरिट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहां पर इस पॉलिटिकल प्रायोरिटी के चलते यहां पर अल्कोहल पर इतने ज्यादा टैरिफ कट्स लगाए गए हैं, जो कि कोटा बेस्ड रहेंगे। ये चीज आप याद रखेंगे, कोटा बेस्ड जो है टैरिफ कट लगाए गए हैं। इसके बाद हम बात करें ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, यहां पर गाड़ियों की बात करी गई है। जो हमारी गाड़ी होती हैं, मर्सिडीज, फोक्सवैगन की गाड़ी, ठीक है, BMW, जो हम गाड़ियां सोच नहीं सकते हैं खरीदने की, अब वो नॉर्मल व्यक्ति सोच पाएगा, क्योंकि उनकी जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, करेंटली अगर हम बात करें, फिलहाल जो टैरिफ लग रहा था यहाँ पर, वो अप टू 110% इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी। इंपोर्ट ड्यूटी कार्स की हम बात कर रहे हैं, लगभग 110% तक जो है इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर लग रही थी। क्यों लग रही थी? टू प्रोटेक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स।
जो हमारे यहाँ कार्स बनती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी 110% तक की ऑटोमोबाइल्स पे। लेकिन एफटीए में हमने थोड़ा सा, इसमें भारत ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, देखिए दो देशों के बीच समझौता हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ भारत को ही फायदा होगा, यूरोपियन यूनियन को नहीं होगा। किसी टर्म्स में भारत को नुकसान झेलकर यूरोपियन यूनियन को भी फायदा पहुंचाना पड़ेगा। तो यहां पर इसमें हमने एफटीए कॉम्प्रोमाइज किया है। यहां पर हमने इस चीज को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जो हमारी ग्रेजुअल रिडक्शन यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी जो 110% तक लगाई गई थी उसे ग्रेजुअली हम रिड्यूस करेंगे। ग्रेजुअल रिडक्शन अप टू नियरली 10%, 10% तक की छूट यहां पर 10% तक पहुंच जाएगा जो इंपोर्ट ड्यूटी है। जहां 110% तक का था वो यहां पर, हाँ इसमें याद रखेंगे स्ट्रिक्ट कोटा रहेगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट कोटा रहेगा, उसी कैप के अंदर, जिस लिमिट के अंदर ही इंपोर्ट हो सकता है, लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट होगा तो जो नॉर्मल टैरिफ लग रहा था 110% का, वही टैरिफ यहां पर लगेगा। ठीक है, इसमें जिन चीजों को रखा गया है, लग्जरी कार्स को रखा गया है यहां पर। ठीक है, जो नॉर्मल कार्स हैं, जो मिडिल क्लास की जो कार्स हैं उनको नहीं रखा गया है यहां पर, लग्जरी कार्स को रखा गया है ताकि हम जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सकें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यहां पर हमने छूट दी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी कम टैरिफ यहां पर लगेगा। हाई इंजन कैपेसिटी व्हीकल्स, ठीक है, हाई इंजन कैपेसिटी व्हीकल, ये चीजें यहां पर आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर कॉस्ट जो है बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, इस तरह की जो कार्स हैं उनकी कॉस्ट जो है लग्जरी कार्स की बहुत कम हो जाएगी। कहाँ 110% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा था और अब 10% का ये इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया है मास इंपोर्ट्स से। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मास इंपोर्ट्स। ऐसा नहीं होगा बीएमडब्ल्यू अब सस्ती हो गई तो इसका मतलब हर व्यक्ति को अब बीएमडब्ल्यू मिल जाएगी। मास इंपोर्ट नहीं होगा, एक लिमिट के अंदर, जितनी सपोज हमने एग्जाम्पल के तौर पे कि इस वर्ष सिर्फ हम 100 बीएमडब्ल्यू इंपोर्ट करेंगे, 100 करेंगे तब जाके 10% जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगेगी। अगर 100 से ज्यादा हो जाता है तो 110% तक की टैरिफ ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर लगेगी। इस चीज को खासा ध्यान रखा है भारत सरकार ने कि हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज्यादा नुकसान यहां पर झेलना ना पड़े। ठीक है, इसके अलावा पुश किया गया है यूरोपियन यूनियन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। ठीक है, ईवी का टेक ट्रांसफर, पुश फॉर ईवी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हम देख रहे थे कुछ दिनों से कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, और फाइनली यहां पर भारत को यूरोपियन यूनियन जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भारत ने पुश किया है कहीं ना कहीं, और ईवी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहां पर होगा इस फील्ड में। ठीक है, ये थी ऑटोमोबाइल्स की बात। इसके बाद बात करते हैं फूड, बिवरेजेस, चाय, कॉफी, टी। ठीक है, और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। खान पान की वस्तुएं जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ठीक है, चिप्स, कुरकुरे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, बिवरेजेस, टी, कॉफी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीज थिंग्स, यहां पर टैरिफ एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, टैरिफ जीरो कर दिया गया है, बिल्कुल कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा इन चीजों के इंपोर्ट पर। ये बिना किसी टैरिफ के इंपोर्ट करी जाएंगी। कौन सी चीजें? चॉकलेट्स, चॉकलेट्स इंपोर्ट करी जाएंगी यहां पर, बिस्किट्स, चॉकलेट बिस्किट्स को यहां पर इजीली हम इंपोर्ट जो है करा सकेंगे। इसके अलावा पास्ता, ऑलिव ऑयल, पास्ता, ऑलिव ऑयल,
जैतून का तेल, ठीक है, पास्ता हो गया, जैतून का तेल, दिस इज विच इज नोन एज ऑलिव ऑयल, या फ्रूट जूसेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, फ्रूट जूसेस जो प्रोसेस्ड फूड्स की कैटेगरी में आते हैं, प्रोसेस, जैसे अपने रियल का फ्रूट जूस आता है वैसे ही यूरोपियन मार्केट में जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर जो बना रहे हैं उनका यहां पर टैरिफ बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है, जीरो टैरिफ के साथ इन चीजों को यहां पर इंपोर्ट कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें इस चीज को गौर से, यहां देखें, चॉकलेट, बिस्किट, पास्ता, ऑलिव ऑयल, फ्रूट जूसेस, वो चीजें रखी गई हैं जो नॉर्मली प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है भाई? प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। यहां पर हमने आटा, दाल, चीनी की बात नहीं करी है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने यहां पर आटा, दाल, चीनी की बात नहीं करी गई है, कोई वेजिटेबल ऑयल की बात नहीं करी गई है, यहां पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करी गई है, ठीक है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्यों? ताकि जिन प्रोडक्ट्स में कम इंपोर्ट होता है उनको बूस्ट मिल सके, ठीक है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की यहां पर बात करी गई है और यहां पर हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो सिक्योर्ड रहेगी। फूड सिक्योरिटी सिक्योर्ड। आप ध्यान से सोचिए, अगर यहां पर हम व्हीट, राइस, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इस तरह की चीजें कर देते तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर कितना फर्क पड़ता, हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाती। तो उस चीज का विशेष ख्याल रखा है भारत सरकार ने, हमारी फूड सिक्योरिटी यहां पर सिक्योर्ड रहेगी। प्रीमियम प्रोडक्ट्स में सिर्फ यहां पर कर दिया गया है टैरिफ को एलिमिनेट। क्यों किया गया है? जो कस्टमर को चॉइस जो है वो ज्यादा मिल सके, ठीक है। मार्केट में चॉकलेट्स, बिस्किट, पास्ता, इस तरह की चीजों को ब्रॉड बेस बन सके, इसलिए यहां पर इन चीजों पर टैरिफ पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही यहां पर चीज को स्पेशली कैटेगराइज किया गया है। चीज को यहां पर टैरिफ हटाया गया है लेकिन सेफगार्ड्स के साथ, ठीक है, विद सेफगार्ड्स। इसमें टैरिफ नहीं लगेगा लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ सेफगार्ड का यहां पर ध्यान रखा गया है विशेष रूप से, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करें, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां हैं, ठीक है, एंड मशीनरी, जो मशीन्स हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो यहां पर ईयू को जो गेन मिला है, यूरोपियन यूनियन भी यहां पर कुछ गेन कर रहा है और इंडिया भी यहां पर कुछ गेन कर रहा है। ईयू क्या गेन कर रहा है? जिन चीजों में जीरो ड्यूटी लगी है, जीरो टैरिफ की बात करी गई है यहां पर। किन किन चीजों में यहां पर बात करी गई है? तो देखें, स्पेशलिटी केमिकल्स, जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं जिनमें भारत का एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो यहां पर जीरो ड्यूटी के साथ भारत से यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन संघ के देशों में जाएंगे। मेडिकल डिवाइसेस जो इंडिया बनाता है, मेडिकल डिवाइसेस, इसके साथ ही स्पेशलिटी केमिकल, मेडिकल डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल मशीनरी, ठीक है। इंडिया की जो इंडस्ट्रियल मशीनरी है यहां पर जाएगी और उल्टा भी होगा यहां पर, ठीक है। ईयू को यह फायदा मिला है। भारत की बात करें, इंडिया गेन्स, ठीक है, भारत को भी फायदा मिला है भाई, दोनों तरफ से फायदा दिया गया है। बेटर एक्सेस मिला है इंडिया को, इंडिया को यहां पर बेटर एक्सेस मिला है। अब हमारी जो पहुंच है वो बढ़ जाएगी किस किस चीजों में? जेनरिक ड्रग्स में, एपीआईज में, ठीक है। हमारे जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो इजीली क्या होगा यहां पर? जेनरिक ड्रग्स, इंडिया जो जेनरिक ड्रग्स बनाता है वो बेच सकेगा, ठीक है, और जेनरिक ड्रग्स आ भी सकेंगे। एपीआईज, एपीआई क्या होता है? बेसिकली मेडिसिन में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट डाला जाता है, जिस चीज से वो मेडिसिन स्ट्रांग बनती है। वो अभी तक हम लोग डिपेंडेंट थे चाइना पर, ठीक है। अब हमारे लिए मार्केट डाइवर्सिफाई हो गया, अब हम इस चीज को इंपोर्ट करा सकेंगे। कहां से? यूरोपियन यूनियन से भी, ठीक है। बल्क केमिकल्स,
बल्क केमिकल्स हम लोग इंपोर्ट यहाँ पर करा सकेंगे। इन चीज़ों पर यहाँ बात करी गई है, भारत को यहाँ पर विशेष रूप से फायदा मिला है। इसके साथ ही यहाँ पर इंडिया ने कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं। इंडिया ने प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। इंडिया ने कहा है भाई हम कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन, प्रोड्यूस जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक ड्रग्स। भारत ने कहा कि हम भाई जेनरिक ड्रग्स आपसे लेंगे भी और हम प्रोड्यूस भी करेंगे। ऐसे नहीं है कि हम अपना प्रोडक्शन जेनरिक ड्रग्स के केस में रोक देंगे, ठीक है। कंपलसरी लाइसेंसिंग यहां यूज करेंगे हम। ताकि क्या रहेगा, इंडिया के जो मेडिसिन हाउसेस हैं, मेडिसिन बनाने वाली जो फर्म्स हैं, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहें। कंपलसरी लाइसेंसिंग होगा, इससे यहाँ पर क्या होगा, जो नकली दवाएं हैं वो बच सकेंगी। तो किसी तरह का फेक मार्केट में मेडिसिन नहीं घूमेगी, यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। इसके बाद लेदर, फुटवेयर और टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल्स, ठीक है, लेदर जिसमें भारत जो है बहुत आगे है, एंड फुटवेयर, ठीक है, इंडिया फेमस है, स्पेशली आगरा। आगरा का लेदर, आगरा का फुटवेयर इज वेरी फेमस, ठीक है। कानपुर का टेक्सटाइल, साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे फर्म्स होते हैं जहां टेक्सटाइल बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर, तो इसको बहुत ज्यादा इस चीज को यहां पर रखा गया है। करेंटली यहां क्या होता है, पहले करेंटली की अगर हम बात करें, करेंटली ईयू जो है यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, टैरिफ लगाता है 8 से 12% तक की, ठीक है। 8 से 12% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है यहां पर। जब सामान इंडिया से कहां जाता है, इंडिया से सामान यूरोपियन यूनियन में जाता है, तब 8 to 12% इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर लगाई जाती है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। इंडियन गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स में, ठीक है, गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, भारत का जो सामान जा रहा है उसमें, ठीक है। ये करेंटली सिचुएशन है, ये करंट सिचुएशन है अभी फिलहाल में। अब यहां पर क्या किया गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अंडर एफटीए अगर हम बात करें, बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, जहां 8 से 12% तक का लगाया जाता था, अब 0 टैरिफ इन टेक्सटाइल गारमेंट्स, ठीक है। 0 टैरिफ की यहां पर बात करी गई है, नियर 0, ठीक है, ऑलमोस्ट नियर 0 की बात करी गई है यहां पर, ऑलमोस्ट 0 ड्यूटी, ऑलमोस्ट 0 ड्यूटी यहां पर रहेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, यहां पर हम अगर बात करें यहां पे हमें क्या फायदा मिलने वाला है, फायदा जो मिलेगा हमें मैसिव बूस्ट मिलेगा। मैसिव बूस्ट, किस चीज को बूस्ट मिलेगा, भारत के जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको बहुत ज्यादा यहां पर बूस्ट मिलेगा, ठीक है। उन पे जो ड्यूटी है वो कम हो जाएगी। यहां पर लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जहां पर बहुत सारी लेबर, बहुत सारा वर्कर ग्रुप जो है वो काम करता है यहां पर, ठीक है। और अगर आप कहीं ना कहीं बात करें, सबसे ज्यादा फीमेल एम्प्लॉयज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स में ही काम करती हैं, तो यहां से विमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट मिलेगा। विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को बहुत ज्यादा यहां सशक्तिकरण की बात करी गई है। ये गारमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा महिलाएं एम्प्लॉयड रहती हैं, ठीक है, तो यहां पर उनको वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद सर्विसेज की अगर हम बात करें, जहां पर इंडिया का बहुत अच्छा हाथ रहा है बीपीओ सेक्टर, ठीक है, इंडिया पहला रहा था। इंडिया उन कंट्रीज में से है जहां जिसने इंग्लिश बोलना पहले सीखा, ठीक है। सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, निवेश की हम बात कर रहे थे, निवेश करेंगी यूरोपियन यूनियन की कंपनीज इंडिया में, भारत में आकर निवेश करेंगी। और डिजिटल ट्रेड, जो डिजिटल मार्केट है, ठीक है, डिजिटल ट्रेड, इसमें भी
इंडिया ईयू टॉक्स जो है सफल रहे। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें सर्विस की, अगर सेवा इंडस्ट्री जो है, सेवा इंडस्ट्री की बात करें, इजियर मार्केट एक्सेस यहां पर दिया गया है, इजी मार्केट एक्सेस। ठीक है, मार्केट एक्सेस जो है वो मिलेगा। इंडिया की जो फर्म्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के मार्केट में इजीली जाकर अपने आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, सर्विस सेक्टर के प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं, आईटी, इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी जैसी फर्म्स। ठीक है, आईटी, इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी, ये फर्म्स इजीली यूरोपियन यूनियन के जो मार्केट्स हैं वहां जा सकती हैं, अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकती हैं। भारत का आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कंसल्टेंसी जो सेवाएं दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसे बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात करी गई है सर्विसेज में, अगर हम यहाँ पे बात करें, सर्विसेज में बात करी गई है रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। यूरोपियन यूनियन ने यहां कहा है भारतीय छात्र भारत में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, वो वैलिड रहेगी यूरोपियन यूनियन में भी। ठीक है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को यहां पर यूरोपियन यूनियन ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज, ईयू का कमिटमेंट है यहां पर, ईयू का यहां पर कमिटमेंट है, कमिट किया है ईयू ने, क्या कमिट किया है, अनकैप्ड, अनकैप्ड एक्सचेंज या अनकैप्ड ट्रैवल। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, भारत के स्टूडेंट्स जो हैं, व्यापारी जो हैं, वो इजीली जा सकते हैं अनकैप्ड। विशेष रूप से यहां इस चीज को ध्यान देना है, जो यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर एक कमिटमेंट दिया है, उर्सरा वांदरलेन जी ने यहाँ पर कहा है, कमिटमेंट दिया है, अनकैप्ड मोबिलिटी रहेगी, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा इंडियन स्टूडेंट्स के यूरोपियन यूनियन में जाने के, इजी वीज़ा यहाँ पर दिया जाएगा। जहाँ यूएसए इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि भाई ये वीज़ा ऐसे नहीं दिया जाएगा, वैसे नहीं दिया जाएगा, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ साफ कर दिया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ईजिली वीज़ा मिलेगा। आइए पढ़िए और यहाँ पर आकर व्यापार भी कीजिए। ठीक है, साथ में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे, इस तरह की बात यहां पर करी गई है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, निवेश के सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में यहां पर बात करी गई है, दो चीजों की बात करी गई है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा भारत की तरह से कि जो निवेशक है वो निवेशक क्या करे, स्ट्रॉन्ग उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ईज ऑफ डूइंग यहां पर की जाएगी। ठीक है, जो इन्वेस्टर निवेशक रहेगा उसे पूरा पूरा प्रोटेक्शन भारत सरकार क्या करेगी, यहां पर देगी। ठीक है, और स्टेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराएगी, स्टेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म यहां पर सेटल होगा। जैसा आपने पढ़ा होगा अपने इकोनॉमी में, विवाद से विश्वास स्कीम जो थी, ठीक है, विवाद से विश्वास, वैसा ही कुछ यहां पर स्कीम बनाई जाएगी, स्टेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। जो भी यूरोपियन यूनियन के इन्वेस्टर्स हैं उनको यहां पर पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म होगा जिससे यूरोपियन यूनियन को यहां पर फायदा होगा, इजीली वो लोग अपना बिजनेस यहां पर कर पाएंगे। डिजिटल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से इकोनॉमी जो है डिजिटल होती जा रही है, डिजिटल इकोनॉमी, वहां पर बात करी गई है डेटा प्रोटेक्शन एज पर ईयू नॉर्म्स। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन एज पर ईयू नॉर्म्स,
जो यूरोपियन संघ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत डेटा को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहाँ यूरोपियन यूनियन को एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर मिली है। इसके साथ इंडिया अपनी डेटा सोवरेनिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, इंडिया रिटेन्स इट्स डेटा सोवरेनिटी। भारत जो है अपनी डेटा को, अपना जो डेटा है वो साझा यहाँ पर सोवरेनिटी को मेंटेन करेगा, और वो चाहेगा तो डेटा शेयर कर सकता है, नहीं चाहेगा तो डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, डेटा प्राइवेसी को यहाँ पर अच्छी तरह से रखा गया है। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सर्विसेज यहाँ हम बूस्ट करेंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सर्विसेज जैसे यूपीआई हो गया, इंडिया का यूपीआई यूरोपियन यूनियन में चल सकता है, या यूरोपियन यूनियन का कोई इन पेमेंट का ऐप है वो इंडिया में चल सकता है, इस तरह के, या सर्विसेज। ठीक है, जो भी सर्विसेज होती हैं ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज, वो यहाँ पर बात करी गई है उनको, और यहाँ पर ईयू और इंडिया दोनों को पॉजिटिव फ़ायदा यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो पूरी ये सारे सेक्टर्स थे जिन सेक्टर्स में इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने आपस में ट्रेड डील साइन करी है, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस देखें अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें भारत पे क्या पड़ने वाला है। जैसा कि हमने देखा, सबसे पहली चीज फेज्ड मैनर में होगा, 5 से 10 साल लग सकते हैं इस चीज को। कुछ चीजें 1 साल के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगी, कुछ चीजें 5 साल, कुछ चीजें 10 साल तक भी बाद भी इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो यहां पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा इंडिया पर। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें, भाई व्यापारिक समझौता है तो सबसे पहले इकोनॉमी की ही बात करी जाएगी। ट्रेड वॉल्यूम डबल होने के यहाँ पर चांस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो इंडिया व्यापार कर रहा है उससे दुगना व्यापार होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, बाय 2032 तक ट्रेड वॉल्यूम डबल होने की, जितना व्यापार आज की डेट में हो रहा है 2032 तक ये व्यापार की संख्या डबल हो जाएगी, ऐसे यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। रिडक्शन हो जाएगा किस चीज का, लॉजिस्टिक्स और इंपोर्ट कॉस्ट का। इंपोर्ट कॉस्ट जो है हमारी वो, और लॉजिस्टिक्स की जो हमारे यहाँ पैसा लगता है उसकी जो वैल्यू, पैसा कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लॉजिस्टिक्स, चीप लॉजिस्टिक्स हम कर पाएंगे यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। देखा होगा आपने, सुना होगा कि कंपटीशन का मजा तब आता है जब सामने वाला कॉम्पिटिटर जो है हमारा उतना ही मजबूत हो, हम भी मजबूत, सामने वाला कॉम्पिटिटर भी मजबूत, तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ जाएगी, हम एक्सपोर्ट की फील्ड में बहुत अच्छा करने वाले हैं यहाँ पर, ऐसा बात करी जा रही है यहाँ पर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ पर हमें बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को यहाँ, एमएसएमईज को यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी गई है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी दोनों देशों के बीच, भारत भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, यूरोपियन यूनियन भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। इसके साथ ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, पूरा जो वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, वो दोनों 27 देश और इंडिया 28 देशों के बीच एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट वैल्यू चेन यहां पर एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो चीज यहां पर इंडिया को मिलेगा, हम किसी भी सिंगल देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इट विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन एनी सिंगल कंट्री और ब्लॉक, या कंट्री या कंट्रीज का क्लस्टर। हम एक सिंगल पे निर्भर नहीं रहेंगे, हम ट्रेड डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं, जैसे हमने ओमान के साथ किया। ठीक है,
बहुत सारे देशों के साथ, क्या न्यूजीलैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ साइन, ठीक है। ग्लोबल सेंट्रल ट्रेड हब बन जाएगा इंडिया, ठीक है। ग्लोबल सेंट्रल ट्रेड हब, इन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ड्यू टू इट्स ट्रेड, वो ग्लोबल सेंट्रल ट्रेड हब सोने की चिड़िया दोबारा से भारत बन सकता है। यहां पर ये लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हो गए हैं, लेकिन हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी यहां पर होगा। अगर हम कंसर्न्स की बात करें, यहां पर चिंता का विषय क्या है, कुछ चिंता का विषय भी बना हुआ है भाई। ऐसा तो नहीं कि पूरी ट्रेड डील में सिर्फ इंडिया इंडिया को फायदा होगा, यूरोपियन यूनियन को फायदा होगा, इंडिया को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है हमारी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इसको थोड़ा बहुत यहां पर झटका लग सकता है, ठीक है। फियर रहेगा यहां पर ऑटोमोबाइल को, क्योंकि ऑडी, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, इस तरह की गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, तो लोग जो हमारे देश में गाड़ियां बन रही हैं उन पर ना जाकर लोग उन गाड़ियों को लेना, परचेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। डेयरी सेक्टर को यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। डेयरी के साथ साथ एमएसएमई जो है उसे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, इसे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा यहां पर। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें, रेगुलेटरी प्रेशर रहेगा भारत के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन अपने स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, यहां पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते एनवायरमेंटल कॉस्ट में, ठीक है। सबसे पहली चीज तो एनवायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं इंडिया पर ये प्रेशर रहेगा कि भाई एनवायरमेंट और लेबर स्टैंडर्ड्स को अपने मेंटेन करके रहें। जैसा आप सभी जानते हैं भारत में क्या होता है, चीप लेबर मिल जाती है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। और विकसित देश जो है, यूरोपियन यूनियन जैसे देश हैं, वहां पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता, वहां प्रॉपर वेजेस मिलते हैं। अब भारत पर भी यहाँ रहेगा, लेबर स्टैंडर्ड्स जो हैं, लेबर कोड्स, उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ जो क्रॉस बॉर्डर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ईयू का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें कंप्लाइंस करना पड़ेगा। कार्बन जो एमिशन है उसे हमें यहाँ कम करने की स्ट्रॉन्ग प्रेशर इंडिया फील करेगा यहाँ पर कि कहीं कम से कम हम कार्बन उत्सर्जन करें, ताकि जो ईयू का सीबीएएम मैकेनिज्म है उसको हम पूरी तरह से फुलफिल कर पाएं, ठीक है। कंप्लायंस कॉस्ट जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स की वो बढ़ जाएगी, कंप्लायंस कॉस्ट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, ये बढ़ जाएगी। इंडियन एक्सपोर्टर्स पे कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। इन चीज़ों पर भाई काम करें। एनवायरनमेंट जो कार्बन मैकेनिज्म है, लेबर लॉज हैं, उनको कहीं ना पूरी तरह से आप फुलफिल कीजिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं भारत के ऊपर बने रहेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। कस्टम रिफॉर्म करना पड़ेगा हमें, फाइल जल्दी पास करानी होगी, एक टेबल से दूसरे टेबल अब ऑफिसर्स फाइल नहीं खिसका पाएंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे गिफ्ट सिटी जैसे सेंटर्स हैं, ठीक है, ऐसे सेंटर्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देनी होगी उन इन्वेस्टर्स को जो यूरोपियन यूनियन से यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर हमें प्रमोट करना होगा। ऐसा नहीं, रेड टेपिज्म नहीं हो सकता अब यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई अपना वो बना के लाया इन्वेस्टर अपनी फाइल, अब बाबू कह रहे हैं भाई उस टेप का काउंटर नंबर 4 पे जाइए, काउंटर नंबर 6 पे जाइए। नो,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेड टेपिज्म खत्म करना पड़ेगा देश से, ये सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर इस डील के साथ कहीं ना कहीं बने हुए हैं। ठीक है, ये पूरा मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स इंडिया ईयू के बीच में जो है यहाँ पर हुई, सक्सेसफुली कंक्लूड हो गई। कुछ कंसर्न्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या रहे भारत पे वो भी हमने देखे। होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, मदर ऑफ ऑल डील्स भारत ईयू व्यापारिक समझौता हमने एक्सटेंसिवली कवर कर लिया है, बस आपको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, एक बार देखकर वीडियो को छोड़ मत दीजिएगा, नोट्स को रख मत दीजिएगा, रिवाइज इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मेंस में क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो इंडिया ने, भारत ने हासिल किया है। ठीक है, इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएसए टेरिफ रेजिम। दैट वाज ऑल इन दिस लेक्चर। होप आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।